नमस्कार साथियों, मैं ऊपर सिंह राठौर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए, एक नई वीडियो आप लोगों के लेके आया हूँ। अभी बहुत अच्छा माहौल चल रहा है इंटरव्यू का। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 की इंटरव्यू की डेट्स आने वाली हैं। सभी को आप लोगों को पता होगा, स्टूडेंट्स तैयारी में लगे हुए हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी के जो अदर एग्ज़ाम्स हुए थे, ठीक है ना? जिसमें कि चिकित्सक वाला भी था, आयुर्वेद वाला भी था। तो अलग-अलग जो एग्ज़ाम्स हुए थे, सबकी इंटरव्यू डेट्स जो हैं अब आने वाली हैं। और आप सभी लोग कैंडिडेट जो इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ में वो सभी लोग जो अभी 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ज़ाहिर-सी बात है आप लोग भी इंटरव्यू आने वाले टाइम में देने वाले होंगे, ठीक है? तो आपके पास भी पर्याप्त समय रहेगा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का। अब सवाल कई होते हैं। कुछ लोग काफ़ी डरे हुए लगते हैं, कुछ लोग कुछ वीडियोज़ को देख रहे हैं, उससे उनको थोड़ा-सा भय लगने लगता है। कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि ये देख के शायद ठीक हो जाएगा, वो देख के ठीक हो जाएगा। तो उस पर्पज़ को लेके ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है ना? कि आपका जो इंटरव्यू का भूत है, वो कैसे उतारा जाए? इंटरव्यू का जो भूत चढ़ जाता है लोगों पे, है ना? यानी कि डर वगैरह चढ़ जाता है, वो कैसे उतारा जाए? और साथ में कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं साहब हमें तो कोई डर नहीं, हम तो आराम से जाएँगे, देख के जाएँगे। तो उनको भी थोड़ा-सा ध्यान देना होगा कि किन चीज़ों से बचना है। बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है? नॉर्मल चीज़ें आप लोगों को कोई भी बताएगा। आप कोई वीडियो देखेंगे तो उसमें जो है बता दिया जाएगा कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें आपसे जो है डिस्कशन करते ही हैं लोग, है ना? हमें किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, उसकी चर्चा करेंगे और वो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है? जैसे पहनावा वगैरह हो गया, ये आप जानते हैं। फिर इस पर भी हम डिस्कस करेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। तो वो डिपेंड करेगा नेक्स्ट वीडियो क्या बननी है वो आप सजेस्ट करेंगे, ठीक है? अभी हम जो मेन डिस्कशन करने वाले हैं वो है वो छोटी-छोटी सी बातें जो जनरली हम इग्नोर कर देते हैं और उसका इम्पैक्ट आपके इंटरव्यू पर पड़ता है। पैनल के सामने आप जब प्रेज़ेंट होते हैं, क्या गलतियाँ होती हैं, ठीक है ना? उन सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। एक-एक चीज़ मैंने नोट डाउन कर रखी है, ताकि कि आप भी इस पर जो है विशेष ध्यान दे लें। जिनको एक्सपीरियंस है वो जानते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी थोड़ा-सा ध्यान दे लें कि भाई इंटरव्यू में कहाँ क्या गलतियाँ होती हैं। छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना? एक्चुअल प्रॉब्लम्स को जो है मैं यहाँ डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ। बेसिक-बेसिक चीज़ें तो हम सीख ही जाते हैं, एडवांस लेवल पर भी बहुत सारी जानकारी हमें मिल जाती है, ठीक है? और थोड़ा-सा इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर आपको अवेलेबल मिल जाएँगे, इंटरव्यू पैनल कैसे काम करता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो किस चीज़ के इंटरव्यू चल रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू की प्रकृति भी अलग-अलग होती है, ठीक है? यूपीएससी लेवल के जो इंटरव्यू होते हैं, उनकी प्रकृति थोड़ी अलग होती है, ठीक है? वहाँ का माहौल अलग होता है और वो सवाल करने के तरीके अलग होते हैं। कम्युनिकेशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है? और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, इनके जो इंटरव्यू होते हैं, इनका थोड़ा-सा माहौल अलग रहेगा, पैटर्न थोड़ा-सा अलग रहेगा, तो इस बात पर भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है? कोई भी वीडियो देख के अंदाज़ा मत लगाना कि शायद ऐसा ही सारा कुछ होने वाला है ना? अलग-अलग तैयारी होती है, अलग-अलग तरीके से होती है। अब एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ होती है? सबसे पहली बात होती है आपका नाम आते ही दिल की धड़कनों का बढ़ जाना, यूँ कहें या फिर घबराहट हो जाना। जनरली हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हमने पूरी तैयारी कर रखी होती है, बेसिक सब चीज़ें हमने सोच रखी होती हैं, चीज़ों को हमने बड़े ध्यान से कर रखा होता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। जैसे कि सिखा दिया जाता है कि भाई जब अंदर आप जाएँगे तो आप पूछ के एंट्री लेंगे, फिर उसके बाद आप जाके चेयर के पास खड़े हो जाएँगे, फिर उसके बाद उनका वेट करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद उनके कहने पर बैठेंगे, सारी चीज़ें हम जो है क्या करते हैं दिमाग में रख लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, आप उस कंडीशन को समझिए कि आप इंटरव्यू पैनल के बाहर वेटिंग रूम में जब आप बैठे होते हैं, ठीक है? एक-एक करके कैंडिडेट जा रहे हैं, आप ही के सामने कैंडिडेट वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले ही सुबह बुला लिया जाता है, ठीक है? आपका इंटरव्यू कितने भी बजे रहे, कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि आपको टाइम दिया जाता है कि आपको इतने बजे उपस्थित होना है और 15-20 मिनट, आधे घंटे के ड्यूरेशन में इंटरव्यू हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर जो है एमपीपीएससी में क्या होगा, मॉर्निंग में सभी को समय पर जाना होता है, यानी कि सब लोग एक साथ पहुँच जाते हैं। अब भले ही आपका इंटरव्यू पहला हो या आपका इंटरव्यू सबसे लास्ट हो। तो जब आप बैठे हुए हैं और वहाँ पर बैठकर आप क्या कर रहे हैं, पूरे टाइम आप खाली बैठे होते हैं, ठीक है ना? वहाँ पर आप ज़्यादा चर्चाएँ नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपकी मेंटालिटी कुछ तो काम करी, कुछ तो सोच रहे हैं आप। उस ड्यूरेशन में कोई कैंडिडेट अंदर जाता हुआ दिख रहा है, कुछ डरे हुए हैं, कुछ कॉन्फिडेंट हैं, कुछ हँस रहे हैं। अंदर से जो बाहर आ रहे हैं, उनके चेहरे आप देख पा रहे हैं, किसी के मन में डर का भाव है। तो वहाँ आपके दिमाग में भी हलचल होती है कि ये चल क्या रहा है, कैसे होगा, मेरा क्या होगा? तब तक भी आप प्रिपेयर होते हैं, लेकिन जैसे ही जब आपका नाम पुकारा जाता है कि नेक्स्ट आपका नंबर है, यहाँ पर आकर आप बैठ जाइए और फाइल यहाँ जमा कर दीजिए या फाइल हाथ में रख लीजिए।
अब आप जब जाकर उस कुर्सी पर बैठते हैं, ठीक है ना, सेकंड वेटिंग पर, जहां पर कंफर्मेशन है कि अगला नंबर आपका है, जब अंदर से बुलाया जाएगा तो आपको प्रवेश करना है, वहां अगर आप बैठे हुए हैं 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तब जो हालत होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की हालत यहाँ बिगड़ना स्टार्ट होती है कि धड़कनें जो है बढ़ने लगती हैं, घबराहट होने लगती है, ठीक है, कि क्या करना है। और ऐसी सिचुएशन में जैसे ही आप एंट्री लेते हो, तो जो रटी रटाई चीजें हैं, ठीक है ना, वो सब चीजें थोड़ी सी गड़बड़ होने लगती हैं, कई बार चीजें हम चूक जाते हैं। अब अगर सब कुछ स्मूथ रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोच के देखो, आप एंट्री लेते समय कोई गलती कर दें, होता है कई बार कुछ कैंडिडेट से, कैसे संभालोगे उस गलती को? ठीक है, आप गए जल्दबाजी में, विश नहीं कर पाए, या विश करना था और आपने जो है गुड मॉर्निंग की जगह गुड इवनिंग, होता है कई बार गलती से कुछ और निकल जाता है, क्योंकि हम प्रिपेयर करके जाते हैं कि गुड आफ्टरनून का टाइम है, गुड आफ्टरनून बोलेंगे, उस टाइम पे कुछ और मुँह से निकल रहा है, गुड इवनिंग निकल रहा है, गुड मॉर्निंग। तो वहीं हमारा दिमाग क्लिक करता है कि ये बुद्धू क्या कर दिया, ठीक है? उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है कि आपका आने वाला समय ना बिगड़ जाए, क्योंकि आपके पास 15-20 मिनट का जो टाइम है आपके पास में, उसका एक-एक मिनट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका कोई एक पॉइंट गलत हो जाता है, आप एक छोटी-सी गलती कर देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा इंटरव्यू बिगाड़ने के लिए बैठे हो आप। तो कैसे अपने दिमाग को तुरंत स्विच करें कि गलती जो हो गई सो हो गई। पूरे इंटरव्यू में कई बार आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ ये गलती हो गई है, ये नहीं करनी थी। और यहाँ पर जो स्मार्ट व्यक्ति होगा, जिसने अच्छा खासा अपने आप को ट्रेन कर रखा है, वो उस गलती को वहीं छोड़ेगा और आगे के इंटरव्यू को बहुत अच्छा कर लेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं गलती, कि वो जैसी दिमाग में क्लिक हुई गलती हो गई, अब उसका इम्पैक्ट उनके चेहरे पर दिखेगा, ठीक है ना? उनकी सोच पर आ जाएगा। फिर जब वो उत्तर दे रहे हैं, उस उत्तर पर भी वो इम्पैक्ट दिखेगा, वो डर दिखेगा, और उससे आपका क्या होगा, आने वाले सवाल, आने वाले जो जवाब हैं, वो गलत हो जाते हैं। तो इस डर को कैसे कंट्रोल करना है, ये हम डिस्कशन करते हैं। किस चीज़ में? सेशन में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि खुशी की बात है ये, कि सेशन मैंने भी स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना? यूट्यूब के माध्यम से नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से जो होते हैं, गूगल मीट के माध्यम से होते हैं। इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, इंटरव्यू स्पेशल, ठीक है? जिसमें कि वही कैंडिडेट केवल शामिल है जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है? और कोई शामिल नहीं है। तो अगर आपका भी इंटरव्यू है, आप भी इंटरव्यू देने वाले हैं, ठीक है? किसी भी स्ट्रीम का इंटरव्यू देने वाले हैं, किसी भी सब्जेक्ट का देने वाले हैं, तो ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि गलतियाँ ना हो, बारीक-बारीक चीज़ों पर आपका ध्यान जाए, प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, कैसे करनी प्रैक्टिस, वही सब सिखाने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये जो नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज ज़रूर कर दें, ठीक है? मैसेज करते समय उस पर आप लिख दें अपने बारे में कि आपका नाम, आपका विषय, और आप ये जो है इंटरव्यू देने वाले हो, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का है, ठीक है? डेंटिस्ट वाला है, ठीक है? या फिर जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हो पीएससी का, आप उसकी जानकारी ज़रूर लिख दें, और उसके बाद आप बता दें कि इंटरव्यू के ग्रुप में आपको जुड़ना है। ठीक है ना? तो मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूँगा, फिर वहाँ पर जो है समय-समय पर लिंक आती है, आपको जॉइन करना होगा और वहाँ से आपके प्रैक्टिस जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें लेक्चर्स भी होते हैं कि कौन-कौन सी गलती नहीं करना है, जो आपको नोट डाउन करनी होती है। फिर प्रैक्टिस कैसे करना है, वो आपको बताया जाएगा, तो आप उसको फ़ॉलो करें ताकि कि आप ट्रेंड हो जाएँ, ठीक है ना? फिर आपके कॉमन सेशन होते हैं जिसमें सभी लोग शामिल हैं, आपको इंटरव्यू देने हैं, है ना? फिर 1 टू 1 सेशन भी आपके रहेंगे जो स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर भी रहेंगे, ठीक है? और फिर एक जो है फाइनल सेशन होते हैं जिसमें कि प्रॉपर जो इंटरव्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या सवाल होंगे, ठीक है ना? कैसे आपने जो आंसर दिए हैं उनको, उनका वैल्यू निकाला जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताते हैं। और लास्ट में जब आपकी इंटरव्यू की डेट आएगी तो ऑफलाइन इंटरव्यू भी कंडक्ट करा दिए जाएँगे आप लोगों के लिए। तो उससे आप एक्चुअल में जब प्रेज़ेंट रहेंगे, ऑफलाइन में आप सामने बैठेंगे, 1-2 सेशन आप अटेंड करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आपके उस पर प्रभाव पड़ेगा। इस ड्यूरेशन में जो आपके पास समय बच रहा है, उसमें आप खुद को कैसे ट्रेंड करें, मन मेंटालिटी आपकी कैसे चेंज होनी चाहिए, आम लोगों से आपकी सोच में क्या परिवर्तन हो जाना चाहिए, ठीक है ना? वो हर चीज़ अभी ड्यूरेशन में आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना? तो ग्रुप ज़रूर जॉइन करें। नए अगर आप चैनल पर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, क्योंकि आपकी तैयारी को लेके बहुत सारी जानकारियाँ और पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर जो है करवाया जा रहा है, तो उसका जो है अपना लाभ उठाएँ। बहुत डिटेल में आपसे जो है चीज़ें डिस्कस होती हैं, डिटेल में पूरा के पूरे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं, उनको एनालाइज़ किया जाता है, ठीक है? उनको कंप्लीट किया जाता है, उनके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करा दिए जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं, ताकि कि जो नेगेटिव मार्किंग अब जो स्टार्ट हो गई एग्ज़ाम्स में, आप उसको ईज़िली फेस कर सकें और जो कॉम्पिटिशन है उसमें आप अलग-थलग खड़े हो जाएँ, ठीक है ना? बाकी के लोगों को दौड़ने दो पुरानी परंपरागत पढ़ाई से, आप स्पेशल स्टडी करोगे, स्पेशल खड़े हो जाओगे साइड में, आपको कॉन्फिडेंस होने वाला है कि आपका एग्ज़ाम कितना आसानी से निकलने वाला है। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा भी हो, ठीक है ना? एग्ज़ाम क्वालीफाई होना चाहिए, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो, चाहे ना हो, पैटर्न चेंज हो जाए भले ही,
आपका एग्जाम निकलना चाहिए, वो उसी बात को ध्यान में रखकर तैयारी चल रही है। आ जाते हैं टॉपिक पर वापस। तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें, ठीक है, ताकि कि सबको जो है लाभ मिल सके। तो पहला पॉइंट यही आता है कि जब आप वेट कर रहे होते हैं और आपको बुला लिया जाता है कि अब आपका इंटरव्यू आने वाला है, 2 मिनट 5 मिनट यहाँ पर वेट कर लीजिए, फिर आपको आवाज देंगे तो आपको अंदर जाना है। उस समय अपने आप को कैसे आपको संभालना है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको सिखाया जाएगा। दूसरा है पैनल के सामने जाते ही जो जो भी रटा हुआ है वो सब भूल जाना। जैसा मैंने आपको बोला कि आप ट्रेंड होके जाते हैं, एंट्री लेने से पहले पूछना, जाके जो है विश करना, फिर बोलने पर बैठ जाना, ठीक है ना, सारी चीजें आप बड़े ट्रेंड होके जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं 2022 में जिनके भी इंटरव्यू हुए हैं, ठीक है ना, भूल गए, वो बहुत सारी चीजें जो ट्रेंड होके गए भूल गए, ठीक है, कि करना क्या था और कर क्या बैठे, कुछ जाके अचानक बैठ गए, कुछ विश करना, कुछ ने गलत टाइप से विश कर दिया। तो ये सब चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए वो आपको ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है। दूसरा है एंट्री लेते ही छोटी छोटी जो गलतियां जो मैंने आपको अभी बताई, जो छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है उनको रोकना, क्योंकि अगर एंट्री लेते ही आपने गलती कर दी, ठीक है ना, तो फिर ये होगा कि आगे जो सवाल जवाब होंगे उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। आपके जो सेंस हैं वो थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं, फिर ऊपर से आपके चेहरे पर जो है थोड़ा सा, ठीक है, दिख जाता है कि आप डर रहे हो या जो भी चीजें हैं। तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, वो गलतियां कैसे नहीं होने देना है। दूसरा है जल्दबाजी में बैठते समय अनकंफर्टेबल तरीके से बैठ जाना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। ये जितने भी हमने डिस्कशन किए स्टूडेंट से, ये बहुत छोटी छोटी गलतियां जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता और ये बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। जैसे आप गए, सबको पता है चेयर पर आपको स्ट्रेट होकर बैठना है, पीछे आराम से आप चाहें तो टिक कर भी बैठ सकते हैं कंफर्टेबल तरीके से। लेकिन वहां पर कई स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे होते हैं, जैसे उनसे बोला जाता है कि बैठ जाइए तो वो बेचारे जाके बैठ जाते हैं, और जैसे ही वो बैठे तो वो फुल कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। अब आपका इंटरव्यू लंबे समय तक जब चलेगा और आप मान के चलो जैसे कि जैसे बैठ गए हो, अब आपको बीच में जो है थोड़े से 5-7 मिनट के बाद आप अनकंफर्टेबल फील करोगे तो आपका ध्यान भटकेगा, पीठ में दर्द होगा, एक तरफ का पैर दुखेगा, ऐसा कुछ भी होगा, आपका ध्यान भटकेगा। तो अब या तो आपको फिर कंफर्ट होना पड़ेगा, तो बीच इंटरव्यू में कुर्सी को पकड़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है, इसलिए शुरुआत में ही कैसे बैठना है कि फिर लास्ट तक आप बिल्कुल एकदम व्यवस्थित बैठे रहें और आप कि इंटरव्यू पर उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। जो भी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, पीठ में दर्द हो रहा है, जो भी खिंचाव हो रहा है मसल में, वो ना हो, जिससे कि आपका इंटरव्यू पर 100% फोकस रहे, ठीक है ना। वो चीज सिखाई जाएगी, बड़ी बारीकी से इस चीज को अपने को ध्यान में देना होगा, ठीक है, ताकि कि वहां पर ये छोटी सी गलतियां ना हो जाएं, ठीक है। इसके अलावा फोकस्ड ना होने की वजह से सवालों को ना सुन पाना, ठीक है ना। कई बार होता है कि जब जैसे हम अनकंफर्टेबल है, डरे हुए, घबराए हुए और सामने से उन्होंने सवाल किया, तो हम एकदम से चूक जाते हैं कि किसने सवाल किया, और सवाल किया तो एकदम किसी रीजन से हम नहीं सुन पाए। होता है कई बार ब्लड सर्कुलेशन इतना तेज हो जाता है, कान गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला क्या बोल रहा है वो नहीं सुन पा रहा है, या हमने सुन लिया लेकिन दिमाग उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। या फिर क्या होता है सुनकर जवाब ना दे पाना, मतलब कि जैसे आपने सुन तो लिया लेकिन आप उसको समझ ही नहीं पाए, प्रश्न क्या हुआ था यार। अब उस सिचुएशन में बच्चा कंफ्यूज है कि क्या करें, दोबारा से सुनने का बोलें, अगर बोलें तो कैसे बोलें कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, नंबर भी ना काटे। या कई बार होता है सुनकर आंसर भूल जाना, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जिनको सब पता है, बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन जैसे ही पैनल क्वेश्चन स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, या मान के चलो प्रैक्टिस में मैं ही आपका इंटरव्यू लूंगा और मैं ही क्वेश्चन चालू करूंगा, एकदम से भूल जाओगे, ठीक है ना। फिर आप जो है वो बन जाओगे, एक मूवी थी ना उसमें था भूला, ठीक है ना, तो आप जॉनी लीवर बन जाते हो, एकदम से सब चीजें जो है क्या हो गई, भूल गए, दिमाग ब्लैंक पड़ गया। अब फिर उस क्वेश्चन के आंसर को खींच के लाना पड़ता है अपने पास। ये वो समय होता है जो कि आपके चेहरे पर दिखा रहा है, पैनल को, पैनल देख रहा है आपके चेहरे पे, पढ़ रहा है वो कि आप किस कंडीशन में हो और उस कंडीशन से आपको कैसे बचना है, ये आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आंसर ठीक तरीके से फ्रेम ना कर पाना, यानी कि आपको आंसर पता है, आपने क्वेश्चन सुन लिया, क्वेश्चन को आपने एनालाइज भी कर लिया है, आप समझ गए हो कि प्रश्न क्या पूछा और आपको क्या आंसर देना है, लेकिन उसको आप फ्रेम नहीं कर पा रहे हो। यानी कि प्रश्न कई बार ऐसे होते हैं कि जिनको आप जो है मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, टू द वर्ड देना है, कम समय में अधिक जानकारी देना है, ये आपके अंदर खास बात होनी चाहिए। तो उसके लिए आंसर को फ्रेम करना होता है कि भाई कितना बोलूं, कहां से बोलूं और कहां पर इसको खत्म कर दूं। ये कैसे करोगे, डिपेंड करेगा पूछने वाला पूछ किस तरीके से रहा है, वो डिटेल में सुनना चाहता है, वो शॉर्ट में सुनना चाहता है, ठीक है ना।
वो बस नॉर्मली सुनना चाहता है, या उसने बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछते समय पर फ़ोकस्ड किया है, ठीक है, दबाव दिया है, मतलब बहुत स्पेशल ध्यान दे रहा है वो आपके आंसर पर, तो तुरंत उस आंसर को कैसे फ्रेम करना है और कैसे बोलना है, क्योंकि ज़्यादा बोलना भी गलत है, एकदम शॉर्ट में बोलना भी गड़बड़ है। तो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके आंसर को आपको फ्रेम करना होगा, ठीक है? उसको तुरंत कैसे फ्रेम करें, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमें जो है पता होनी चाहिए। कैसे होगा? ये सब ट्रेनिंग से होगा। जब आप इसको ट्रेनिंग में लेके आओगे, बार-बार इसकी प्रैक्टिस जब आप करोगे, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है ना? कैसे किस आंसर को देना है, कैसे उसको फ्रेम करना है, सोचते समय क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जवाब देते समय, ठीक है ना, कनेक्टिंग वर्ड या जो इफेक्टिव वर्ड होते हैं वो ही भूल जाना। बहुत सारे कैंडिडेट्स के जब इंटरव्यू हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि उनको आंसर पता है, उत्तर उनको पता है, जो भी प्रश्न उनके, चाहे उनके निजी जीवन से प्रश्न हो, ठीक है, उनकी अभिरुचि से प्रश्न पूछा गया हो, या फिर उनके जो है जो विषय है, सब्जेक्ट है, उससे प्रश्न पूछा गया हो, उनको आंसर पता है, लेकिन आंसर देते समय वो शब्दों को जोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कई प्रश्न मॉडिफिकेशन के साथ पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ उत्तरों को जोड़ के देना है, तो आप उत्तर नहीं जोड़ पा रहे हो, या फिर आपको कीवर्ड पता है, लेकिन उस कीवर्ड की थ्योरी के लिए जो कौन से वर्ड होते हैं जिनको जोड़कर उत्तर बनाया जाता है, वो कीवर्ड आप भूल जा रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति, आप देखना, अक्सर वो करता है आंसर देते-देते समय वो करेगा ठीक है ना? ये ऐसी आवाज़ करेगा। नहीं तो कुछ जो वर्ड होते हैं जो वो बार-बार रिपीट करता है, नहीं तो, हाँ ये है, ठीक है? ये सब चीज़ें जो हैं गड़बड़ होती हैं अगर आपके पास कनेक्टिंग वर्ड नहीं है तो। दूसरी बात है, उत्तर सभी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हो, दूसरे लोग भी दे रहे हैं, लेकिन कौन से शब्दों का चयन किया जाए, वो कौन से वर्ड होते हैं जिनको आप जब अपनी ज़ुबान पर लाओगे तो आपका आंसर प्रोफेशनल लगेगा, लगेगा कि आपको एक्सपीरियंस हो और आप बनने के लायक हो। ठीक है ना? एक प्रोफ़ेसर या जिस पद के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो बनने के लायक हो। वहीं पर कुछ लोगों के आंसर होते हैं, वो सही उत्तर दे रहे हैं, लेकिन उनके शब्दों में इतनी दम नहीं होती है, तो ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल सा व्यक्ति जो है, या तो रट के आ गया है, या फिर किस्मत से इसका वही क्वेश्चन फँस गया जो रट के आया था, जो उसको याद था। होता है ना? इफ़ेक्टिव नहीं दिखा पा रहा है अपने उत्तर को, नहीं दिखा पा रहा है कि वो स्पेशल है, बाकी के लोगों से हट के है, ठीक है? तो वो वर्ड कैसे लेकर आएँ, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। उत्तर देते समय ये 2 गलतियाँ बहुत बार होती हैं, इसलिए बच्चा जो है आंसर देते-देते अटक जाता है, आंसर देते-देते रुक जाता है, भूल जाता है, या गलत जो है आपका फैक्ट बता के फिर वापस लौटता है कि सॉरी सर ये नहीं था, ये नहीं था, वो था। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं कन्फ्यूज़्ड होना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सही शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे हैं आप। आप नहीं समझ पा रहे हैं उत्तर देते-देते किन शब्दों को हमें उठाना है, किन शब्दों को हमें इग्नोर कर देना है, ठीक है? कंटिन्यूटी आंसर में कैसे बनाई जाए, ये आप नहीं कर पा रहे हो, तो भी आपके उत्तर क्या होते हैं, थोड़े से कम इफेक्टिव लगते हैं। अगला है, अगर जवाब देने के लिए आंसर का फ्रेम करना है तो कैसे और कितनी देर में कर लेना चाहिए? प्रश्न किया, समझ लिया, प्रोसेस हो गया है, आपको पता है इसका उत्तर क्या देना है, ठीक है ना? आपको ठीक से पता है, अब आप उसको फ्रेम कर रहे हो, उत्तर को फ्रेम कर रहे हो, कितना, कब, कैसे, क्या बोलना है। तो अब इसमें सोचने के लिए ऐसा नहीं कि आपके पास वहाँ मिनट समय रहेगा कि आप मिनटों तक बैठ के सोच रहे हो, या सोचते समय जैसे कि फ्रेम कर रहे हो, 3-4 सेकंड आप बाकायदा ले सकते हो जिसमें आप सोच सकते हो उत्तर को। अब उस समय पर आप क्या करो? कुछ लोग यूँ देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे देखते हैं, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, ठीक है ना? उस समय आपकी नज़रें कहाँ होनी चाहिए और चेहरे पर कैसे भाव होने चाहिए, ठीक है? वो आपको पता होना चाहिए, बहुत प्रभाव पड़ता है इस बात का। इसके अलावा जो आप आई कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है ना? वो भी एक बड़ी समस्या है। कहने के लिए आई कॉन्टैक्ट करना प्रैक्टिस से आ जाता है, लेकिन आई कॉन्टैक्ट होता क्या है? कितने स्मूथ तरीके से आप आई कॉन्टैक्ट, कुछ लोग ऐसे घूरते हैं, ठीक है ना? एकदम आँख, सामने वाला ही घबरा जाता है बेचारा, वो अनकम्फर्टेबल हो जाता है, वो नज़रें चुराने लगता है। ठीक है ना? दूसरी बात ये है कि किसको कितनी देर देखें, मान के चलो आपके पैनल में 4 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, कम से कम 3 तो होते ही होते हैं। अब 3 से 4, 5 भी हो सकते हैं। तो अब सवाल है कि किसको कितनी देर देखा जाए? जिसने प्रश्न किया उसको कितनी देर देखें? बाकी के मेंबर्स को अटेंशन दें तो कितनी देर दें? क्या केवल एक को देना है कि सबको देना है? ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है? और घूर कर नहीं देखना है, सामने वाले को डराना नहीं है, तो कैसा आई कॉन्टैक्ट बनाएँ कि सामने वाला भी अनकंफर्टेबल ना फ़ील करे। इसके अलावा आपका आता है बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना? आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो कैसी होनी चाहिए? मतलब कुछ लोग देखना उत्तर देते समय उनका अपने आप हाथ उठ जाते हैं, ठीक है ना? वो अपने आप जो है हाथ उठेंगे, मुंडी हिलेगी,
कुछ लोग ऐसे उत्तर देते हैं, ठीक है ना? कुछ ऐसे, ठीक है ना? उत्तर देते समय दूर की बात बता रहे हैं तो ऐसे इशारा करेंगे, ठीक है ना? लेफ्ट राइट का तो ऐसे इशारा करेंगे, ठीक है? ये वहाँ नहीं करना है ना? तो बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? शरीर के मूवमेंट कितने होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी प्रैक्टिस से आएगा वरना वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना? स्माइल कितनी होनी चाहिए? जैसे लोग बोलते हैं स्माइल चेहरे पे रखो, क्या होती है स्माइल? कितनी चेहरे पे रखना है? कब रखना है? प्रश्न आपसे पूछा, अगर आपको उत्तर बन रहा है, तो कितनी स्माइल और अगर आप मना कर रहे हो तो कैसे करो? होता है ना प्रश्न का उत्तर नहीं बन पा रहा है, तो कैसे मना करना है ये पता आपको होना चाहिए, ठीक है? मना करते समय आपके चेहरे के भाव कैसे होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और किन-किन प्रश्नों पर मना करना है, किन-किन पर नहीं करना है। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनको आप मना नहीं कर सकते। अगर आपके व्यक्तिगत जानकारी पूछी जा रही है, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित या आपका जो डेफ रहेगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उससे रिलेटेड अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि मैक्सिमम सवाल ऐसे होते हैं जिनका आप मना नहीं कर सकते। आपको उत्तर देना ही पड़ेगा, आपके जीवन का सवाल है। अगर मान लो पूछ ले कि भाई आपके जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में 2 साल का गैप है, क्यों है? तो आप वहाँ मना नहीं कर सकते हैं, आपको उत्तर देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो किस सवाल पर मना करना है, किस सवाल पर मना नहीं करना है, ठीक है? मना करने का तरीका क्या है और उसके बाद उनको क्या रियलाइज़ कराना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ अगर आपको पता है तो बहुत इफ़ेक्टिव आपका जो है पैनल इंटरव्यू जाने वाला है ना? हर सवाल का उत्तर आता हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ये गलतफ़हमी निकाल देना कि सवाल के आंसर ना देने पर नंबर कट रहे हैं, नहीं कटते हैं। अगर आप ठीक तरीके से मना कर पा रहे हो, तो कोई नंबर नहीं कटेगा। नंबर कटता है गलत आंसर देने पे या फिर गलत एक्टिविटी कर देने पे, है ना? गुमराह कर देने पे, ऐसी चीज़ों में नंबर कटते हैं। आंसर कितना होना चाहिए? तो ये वही फ्रेमिंग वाला पॉइंट है कि जब उत्तर बना रहे हो तो उसको फ्रेम कितना रखें, ठीक है? कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो टू द वर्ड कुछ सेकंड में खत्म हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पृष्ठभूमि भी बनानी पड़ सकती है, ठीक है ना? तो आपको उसमें देना है कौन से प्रश्न ऐसे होंगे जिनका आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहिए, कौन से ऐसे होंगे जिनको केवल टू द वर्ड में कुछ सेकंड में खत्म कर देना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस से आपको जो है मिलेगा, ये सारी प्रैक्टिस आपको करना बहुत आवश्यक है। फिर है आंसर करते समय आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? जैसे कि बहुत बड़ा एक सवाल बनता है कि सर हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है ना? सीबीएसई से भले ही पढ़े हुए लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है? कुछ हिंदी मीडियम के हैं तो वो उन पर एरिया का छाप है, ठीक है? जो रीजनल लैंग्वेज होती है, ठीक है ना? लोकल लैंग्वेज होती है उसका इफेक्ट पड़ रहा है। कोई बुंदेली है तो एकदम बोलते-बोलते बुंदेली शब्द आ जा रहे हैं। कोई बघेलखंड का है तो उस वो पकड़ में आ रहा है कि ये बघेलखंड से है, ठीक है ना? कोई आपका भिंड मुरैना साइड से है तो उसकी लैंग्वेज में ब्रज के शब्द आ जा रहे हैं। कोई निमाड़ का क्षेत्र का है, कोई मालवा का है, तो बोलते-बोलते नी कर दे रहा है, ट्र कर दे समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो रीजनल लैंग्वेज के आपके चेहरे पर आते हैं, आपकी ज़ुबान पर आ ही जाते हैं, उनको रोकना होगा। उत्तर आपसे पूछा जाए तो आपको हिंदी में देना है, अंग्रेजी में देना है, दोनों लैंग्वेज में देना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपका जो है उत्तर इफेक्टिव रहेगा, ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उत्तर देते समय आपकी जो भाषा है वो कितनी फ्रेंडली होनी चाहिए और कितनी प्रोफेशनल होनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। कुछ लोग इतने प्रोफेशनल बन के जाते हैं कि वो अलग ही समझ में जाता है कि ये जो व्यक्ति है व्यक्तिगत जीवन में अलग होगा और यहाँ एकदम बनावटीपना लेके आया हुआ है। बहुत सारे लोग जाते हैं एकदम ऐसे देंगे एकदम खड़े हो जाएँगे, बैठ जाएँगे और जब उत्तर देंगे तो उनकी लैंग्वेज ऐसी होगी एकदम किताबी। किताब से जैसे बिल्कुल शब्द बह रहे हैं उनकी जुबान के थ्रू, ठीक है ना? अलग ही समझ में जाता है ये व्यक्ति बनावटी है, ठीक है? तो एकदम बनावटी भी वहाँ पर नहीं बनना है, ठीक है ना? उनको लगना चाहिए कि व्यक्ति जो है नॉर्मल है, एकदम बनावटी टाइप का नहीं है। तो कितना फ्रेंडली आपको रहना है, ये भी नहीं कि एकदम फ्रेंडली हो गए हैं, ठीक है ना? लोकल जो वर्ड यूज़ करने लगे, ठीक है ना? थोड़ा-सा ये वो हलचल मचा दिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? आपको एक लेवल बना के रखना है, ठीक है ना? कि ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना है, ज़्यादा प्रोफेशन भी नहीं होना है। फिर है आंसर देने की स्पीड कितनी होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते समय बड़ी तेज़ी से बोलते हैं। पट, 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 पट बोल जाते हैं, समझ ही नहीं पड़ता कुछ शब्द, समझ में आता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं। कुछ लोग बड़े धीमे-धीमे बोलते हैं, ठीक है? कई बार बोलते-बोलते सामने वाले को ऐसा लगता है कि इसका उत्तर खत्म हो गया, वो सवाल पूछने लगता है, फिर वो बोल पड़ता है। ये बहुत बार मैंने देखा है जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मैं आंसर सुन रहा होता हूँ, सुनते-सुनते लगता है कि अब इसका खत्म हो चुका है। जैसे ही मैं कुछ बोलने के लिए जाता हूँ, तुरंत सामने से फिर बोल देता है, मतलब बचा हुआ उत्तर दे देता है। तो ये कितना गैप होना चाहिए, ये भी पता हो, ठीक है ना? और स्पीड बहुत तेज़ भी नहीं होनी चाहिए कि एकदम पटर-पटर बोल गए, समझ में नहीं आया, है ना? वॉइस मॉड्यूलेशन आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है? कुछ लोग देखना बोलते-बोलते
शुरुआत में थोड़े धीमे, फिर बोलते-बोलते एकदम तेज़ हो जाएँगे, फिर आंसर देते-देते जैसे ही थोड़ा-सा कहीं उनको लगता है कि आंसर गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो सकता है, तो एकदम वॉइस मॉड्यूलेशन डाउन होता है ना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये जो चल रहा है वॉइस मॉड्यूल, ये दिखाता है कॉन्फिडेंस की कमी, कि आप उत्तर ज़रूर दे रहे हो सकता है आपका आंसर बिल्कुल सही हो, लेकिन सामने वाला ये सोचेगा कि शायद ये कन्फर्म नहीं है कि इसका सही उत्तर ये है कि नहीं, ये हो सकता है कि कन्फ्यूज़ हो रहा है, ठीक है ना? तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि वॉइस मॉड्यूलेशन आपकी कैसी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी में आप जब बोल रहे हैं तो कैसा बोलना आपको चाहिए, ठीक है ना? इसके अलावा है आंसर ना आने पर कैसा रिएक्ट करना है। प्रश्न पूछा, आपने सुना, प्रोसेस किया, अब आपको आंसर देना है लेकिन आपको पता है कि आंसर नहीं आ रहा है या दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको मना करना होगा कि सॉरी सर मुझे इस आंसर के बारे में नहीं पता। तो वो रिएक्शन आपके चेहरे पर कैसा होना चाहिए, ठीक है ना? और मना करते समय आप क्या बोल रहे हैं? कुछ लोग खड़ूस तरीके से बोल देते हैं, नहीं पता सर, ठीक है ना? नहीं पता सर, कैसे बोलना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सोचते समय कहाँ पर नज़र बनाए रखनी चाहिए? यानी कि अगर आप कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, है ना? जैसे आपका पीएचडी वगैरह आपने कर रखा है, उसको उसके टॉपिक को लेके सवाल कर लिया। अब ये थोड़ा-सा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आंसर नहीं दोगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा-सा पड़ता है। अगर आंसर दे रहे हो और अच्छा इफेक्टिव दे रहे हो तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। तो ऐसे में कई बार होता है कि कुछ सवालों को सोचना पड़ता है, थोड़ा समय लेना पड़ता है। तो वो समय कैसे लेना है, ठीक है ना? हम पैनल को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर सोचने के लिए कुछ सेकंड चाहिए। अब जब आप सोच रहे हो तो आपकी नज़रें कहाँ होनी चाहिए, आपके चेहरे के भाव कैसे होने चाहिए, वो भी पता होना चाहिए, है ना? मुंडी यहाँ-वहाँ हिला के, आसमान को ताक के आप जो है नहीं कर सकते हैं आंसर, है ना? इसके अलावा अगर आंसर सटीक नहीं पता है, होता है कई बार प्रश्न जो है पूछा गया, आपको कुछ पता है, कुछ नहीं पता है, आपको अंदाज़ा लगाना है, तो कैसे लगाओगे? आंसर गलत होते हुए भी नंबर ना कटे। है ना? कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न टेक्निकल सवाल आपसे किया, आपके विषय को लेके किया। अब आपको कुछ तो पता है कि यार कुछ तो सवाल है, इसका कुछ तो आंसर जैसे आपके ज़िले के बारे में पूछ लिया है, कुछ तो आपको पता है, कुछ आपको नहीं पता है, मतलब आप श्योर नहीं हैं। अब ऐसे में क्या करें? अगर डायरेक्ट उत्तर दे दिया और उत्तर गलत हो गया तो डेफ़िनिटली नंबर कटेंगे, ठीक है ना? उत्तर सही हो गया तो नंबर मिलेंगे भी, लेकिन आपके भाव बता देंगे कि भाई अंदाज़ा लगा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि अंदाज़ा लगा के उत्तर दें, अगर गलत हो भी गया, तो भी सामने वाला आपके नंबर ना काटे, ठीक है ना? तो वो कला भी आपको जो है सीखनी होगी, जो कि आपकी किससे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। इसके अलावा और कौन से पॉइंट हैं? अगर पैनल का कोई मेंबर आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप क्या करें? 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके साथ ये घटना घटी है कि पैनल में जब वो बैठे, वो आंसर दे रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा कैंडिडेट्स को कि जो मेंबर हैं, जो चेयरपर्सन खुद ही उनको इग्नोर कर रहे हैं, वो मोबाइल चला रहे थे एक्चुअली, ठीक है ना? तो आप उत्तर दे रहे हो और सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, मतलब आप एंट्री लेते से ही ऐसा लग रहा है कि ये पैनल आपको इग्नोर कर रहा है ना? स्पेशली ऐसे लोग जो अदर स्टेट से आते हैं, उनके साथ ये घटनाएँ कई बार देखने को मिली। स्पेशली ऐसे लोग जो खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं या कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को सुंदर नहीं मानते। जैसे एक पैमाने है ना, हमारी समाज का पैमाना हमने बना रखा है कि भाई हेल्थ, हाइट, कलर, ठीक है ना? हेयर स्टाइल और ये वो। तो कई लोग इसको लेके चले जाते हैं मन में कि भाई मैं नहीं दिख रहा हूँ अट्रैक्टिव, शायद इस वजह से पैनल मुझे इग्नोर कर रहा है, सीरियस ही नहीं ले रहा। अब ऐसे में भाव बिगड़ जाते हैं आपके। अगर आपको ऐसा महसूस हो जाए ना कि आप आंसर दे रहे हो और सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, आपके आंसर पे, आपके मनःस्थिति पर देखने को मिलेगा। उसको कैसे हैंडल करना है और ये होता है, ठीक है? ये साइकोलॉजिकल टेस्ट इसको आप कह सकते हो कि वो चेक कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हो, ठीक है ना? तो उस पर आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर बोर्ड टीचिंग आपसे करा दी जाती है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आप जा रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट सबसे नहीं कराते हैं, पर बहुत सारे कैंडिडेट से बोर्ड टीचिंग करवा ली जाती है। 5-7 मिनट का आपको समय मिलेगा, मतलब 4 मिनट से लेके 7 मिनट तक का आपको जो है समय दिया जाता है, जिसमें आपको बोर्ड टीचिंग करनी होती है। अब उसमें कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि भाई टॉपिक उन्होंने ही आपको बता दिया कि आपको ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दो आप। अब आपको पता है तो कर दो, नहीं पता तो कैसे मना करो और उसके बदले में क्या बोलो, ठीक है? अगर आप अपनी चॉइस रख रहे हो तो कैसे टॉपिक की चॉइस रखो। फिर जैसे ही उन्होंने बोला कि ठीक है वाला टॉपिक आप जाके एक्सप्लेन कर दीजिए, तो
उनके बोलते से ही आपको क्या बोलना है, उठ के बोर्ड के पास कैसे जाना है, ठीक है ना? बोर्ड मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है? जो व्हाइट बोर्ड वहाँ पर है, मार्कर आपके हाथ में है, उसका मैनेजमेंट क्या है? क्या छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो लोगों से हो जाती हैं, वो आपको नहीं करनी है? लिखना है, सिनॉप्सिस बनाना है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है और कब तक करना है और कब एंड करके, और जब एंड करके बैठने आओगे तो क्या बोलना है? ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही मिस कर जाते हैं। उन्होंने बोला पढ़ा दो, सीधा उठा के गए, मार्कर उठाया, उन्होंने बोर्ड साफ किया और जाके पढ़ाना चालू कर दिया, ठीक है? और बस आके उन्होंने बोला ठीक है, हो गया, आके बैठ गया डायरेक्ट। नहीं, पता होना चाहिए। बोर्ड मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए कि जब पढ़ाते समय कहाँ से शुरू करते हैं, टॉपिक कैसे चुनने हैं और उन टॉपिक को जब हम उसकी हेडिंग डाल रहे होते हैं, तो हेडिंग डालने के बाद उस टॉपिक के बारे में क्या इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है? कैसे उसको जो है उनको रियलाइज़ कराना है, तभी तो इफेक्टिव लगेगा ना। केवल जाके पढ़ा देने से इफेक्ट नहीं आएगा, है ना? तो वो सारी चीज़ें उनको रिलेट कहाँ-कहाँ करना है, जो भी आपके टॉपिक है उसको कहीं न कहीं डेली लाइफ से रिलेट करना होगा आपको, ठीक है? तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें क्या है, आपको जो है अटेंशन मिल जाती है। आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आपने डेली लाइफ से उसको कनेक्ट कर दिया, आपको अटेंशन मिल जाएगी, ठीक है ना? मतलब आपको नंबर और अधिक मिलेंगे, ठीक? तो ये बात की ध्यान रखना है, तो उसको बोलते हैं बोर्ड टीचिंग मैनेजमेंट जो रहेगा। शुरुआत से लेकर अंत तक कॉन्फिडेंट कैसे रहें, है ना? कुछ-कुछ स्टूडेंट, कुछ-कुछ नहीं, बहुत कुछ, मैक्सिमम स्टूडेंट जाते हैं, शुरुआती उनको कॉन्फिडेंट अच्छा होता है, वो जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर उनका 20 मिनट तक मान के चलो इंटरव्यू चल रहा है, लास्ट-लास्ट में वो थोड़े से होने लगते हैं गड़बड़, है ना? बीच में कहीं कोई गलती हो गई, बीच में कहीं कोई चूक हो गई, तो उस चक्कर में वो थोड़े से फिर होने लगते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगता है। आप एंट्री ले रहे हैं से लेके बाहर आने तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे हाई रहे, इसकी भी आपको ट्रेनिंग लेना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा कितना सच और कितना झूठ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि एकदम सच आंसर देना है, ठीक है? बिल्कुल सच आंसर देना होता है, ठीक है ना? लेकिन क्या सारी बातें सच बतानी होती हैं? एक मन में सवाल है कि कुछ लोग फेलियर भी तो हैं, हमारे लाइफ में बहुत कुछ फेल हुआ है, हम बहुत सारी चीज़ों में फेल हो जाते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ हम कर रहे थे लेकिन नहीं कर पाए, अगर वहाँ से सवाल आ गया तो भाई आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम दे रहे हो सकता है उसके पहले आपने एमपीपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी की हो, यूपीएससी की तैयारी की हो, ठीक है? या व्यापम या बैंकिंग की आपने तैयारी में थोड़ा-सा 2-3 साल का समय निकाल दिया हो, जिसमें आपका गैप समझ में आ रहा है। पूछते हैं सवाल कि भाई इस ड्यूरेशन में आपने क्या किया, आपका एक्सपीरियंस क्या है? वहाँ पर कितना सच बोलना है, कितना सच को नहीं बोलना है। इसका मतलब नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन क्या हर बात बतानी है, सारे फेलियर उनके सामने रख देने हैं कि साहब हम तो इतने-इतने साल हमने ये किया और हम इतने-इतने टाइम फेल हुए। तो कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। आंसर जेन्युइन होने चाहिए, नो डाउट, ठीक है? लेकिन आपके सारे फेलियर भी आपको नहीं बताने होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेके आपको जो है तैयारी करनी पड़ेगी, जिनका असर आपके इंटरव्यू पे होगा, और बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको सीख लेनी चाहिए। तो इंटरव्यू प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। आप लोग भी अगर इंटरव्यू दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो ऐसे प्रोग्राम से ज़रूर आप जुड़ें, ऐसी चीज़ों को सीखें, कैसे कॉन्फिडेंट हों, कैसे अपना ज्ञान बढ़ाएँ, शब्द भंडार को कैसे बढ़ाएँ, ठीक है ना? डेली लाइफ़ को कैसे आप जिएँ कि आप जो है फिर एक प्रोफ़ेशनल ही व्यक्ति बन जाएँ, आपका व्यक्तित्व प्रोफ़ेशनल हो जाए। जब 100 लोगों की भीड़ में आप खड़े हों तो दिख जाए कि हाँ भाई ये अधिकारी टाइप लग रहा है, होता है। आप लोग कभी शादी-ब्याह में या कहीं भीड़ वाली जगह में जाना, ठीक है, जो अधिकारी होते हैं, कलेक्टर हो गए, ठीक है ना, बड़े-बड़े जो अधिकारी होते हैं, वो नॉर्मल भी अगर खड़े होंगे ना, बिना किसी पहचान पत्र के, ठीक है, नॉर्मल भी खड़े होंगे, तो भी उनकी चमक आपको अलग दिख जाएगी, ठीक है। वो पता चल जाता है कि यार ये व्यक्ति कुछ है, पोज़ीशन पे है। तो इतना अट्रैक्टिव कैसे बना जाए, सारी चीज़ें आपको सीखनी ज़रूर होंगी। इसका बहुत पॉज़िटिव असर आपके जीवन पर होने वाला है, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर मैसेज करें, आप ग्रुप में जॉइन हो जाएँगे। इसके अलावा आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ-कहाँ आपकी जो है क्लासेस होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारा सपना बस यही है कि आप कैसे भी करके सिलेक्शन ले लें और अपने करियर को अच्छा कर लें, ताकि कि फिर आने वाली पीढ़ियों को भी आप मदद कर सकें, जैसे आपको मदद मिल रही है। ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं, ठीक है? उसके लिए आप सलाह दे सकते हैं। ज़रूर उस पर वीडियो आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।